प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 9 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं। कल मैंने आपको धातु के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा पॉइंट को दोहरान करूंगा मैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपके सामने अधातु के गुण लिखवाऊंगा। तो आप लिखेंगे अधातु। देखिए अधातु में लिखेंगे। पॉइंट आपके सामने आ गया है कि वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हों, अधातु कहलाते हैं। कि वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अधातु कहलाते हैं। धातुएं तो क्या करते हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करके ऋणायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और क्या करती हैं? ऋणायन बनाती हैं। अधातु को हम नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब अधातुएं हैं। इन्हें हम नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन आदि। आपने लिख लिया हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और क्लोरीन आदि। ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरे गुण के अनुसार लिख लेंगे आप कि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस अवस्था में भी होती है, ये द्रव अवस्था में भी होती हैं और गैस अवस्था में होती हैं। इनका अपना एक विशेष रंग होता है, चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, इनमें एक विशेष अपना रंग होता है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, इनका अपना एक
विशेष रंग होता है। इनका अपना विशेष क्या होता है? इनका अपना एक विशेष रंग होता है। अधातुएं मुलायम होती है केवल एक हीरे को छोड़ करके। अधातुएं मुलायम होती हैं केवल हीरे को छोड़कर। हीरा कठोर होता है और उसकी समचतुष्फलकीय संरचना आदि पाई जाती है। अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। इनके गलनांक और पत्रांक भी निम्न होते हैं। अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। अधातुओं के गलनांक और पत्रांक भी गलनांक और पत्रांक भी निम्न होते हैं। आप पॉइंट को देख रहे होंगे कि अधातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने आपको लिख दिया वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हो गई कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। ग्रहण करने पर ऋणावेश आ जाता है। एक ग्रहण किया तो एक बार ऋणावेश, दो ग्रहण किया तो दो बार ऋणावेश आ जाता है। इन्हें हम नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन आदि। ये सब क्या है? ये अधातुएं हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे अधातु में चमक नहीं पाई जाती, इनका एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रंग होता है। ये मुलायम होती है, केवल हीरे को छोड़ दिए, हीरा अपवाद है। और अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। जिस तरह से धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है ना, वैसे अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ना ही इनका तार बनाया जा सकता है, नहीं ये आधातवर्तनी होती है, ना ही इनके अंदर तनन चमकारापन पाया जाता है, ना ही ये विद्युत की सुचालक होती है, ना ही ये ताप की सुचालक होती है। अधातुओं के जो गलनांक होते हैं और गलनांक और पत्रांक भी कैसे होते हैं? इनके निम्न ही होते हैं। अब इसके पश्चात जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट लेंगे उपधातु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लिया हो तो ठीक है। देखिए धातु नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें किस किस के गुण पाए जाते हों। धातु के गुण भी पाए जाते हों। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं, उपधातु कहलाते हैं। कि वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर
अर्थात इसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। इसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, इन्हें हम उपधातु अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जिनमें धातु व उपधातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, हमें अर्धधातु या उपधातु के नाम से अधातु धातु अपधातु जैसे आर्सेनिक है, बोरोन है, एंटीमनी है, जो हमारी आवर्त सारणी की टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर पाए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? उपधातु हैं। कौन कौन से? हम लिख देंगे आर्सेनिक, बोरॉन, एंटीमनी। ये सब क्या है? ये अधातु है। अब हमारा अगला पॉइंट शुरू हो रहा है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड्स क्या क्या है? जो भी हमारे पदार्थ हैं उनमें तत्व हमने पढ़ी लिया, इसमें एक ही प्रकार के पाए जाते हों तत्व कहलाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। और यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम लेवें तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन और ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसके गुण इसके अवयवी तत्वों से बहुत ही कैसे होते हैं? अलग होते हैं। जैसे जल है H2O है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 है, अमोनिया NH3 है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आदि यौगिकों के इसके उदाहरण हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कंपाउंड्स की परिभाषा लिखवाता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा यौगिक पदार्थ। जब दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में करते हैं अब यौगिक का देखिए, सबसे मुख्य बात यह है निश्चित अनुपात कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में क्या कर लें? निश्चित अनुपात में मिल जाए तो बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे अपन ले लें कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल NaCl मिलकर
निकलना और Na2SO सल्फेट बनना और बहुत सारे कर सकते हो कि यौगिक की है, क्या नाम से NaCl, CuSO4, NH3, Na2CO3, ये सब क्या है, ये सब CuSO4 भी हो सकते हो। ये सब क्या है, ये सब यौगिक। अब मैं आपको, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं यौगिक की विशेषता लिखवाता हूँ आपको। क्या लिखवाता हूँ? यौगिक की विशेषता। यौगिक के लिए एक चीज ध्यान रखना कि यौगिक में जो तत्व दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं ना, वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ये इनका जो अवयवी अनुपात है वो सदा निश्चित होता है। तो पहली बात यही लिख लेंगे कि यौगिक में अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित होता है। यौगिक में अवयवी मिलने वाले तत्वों का अनुपात सदा निश्चित होता है। दूसरी बात देखो, जैसे आपने देखा होगा जल है, जल H2 होता है तो हाइड्रोजन के दो होते हैं इसमें और ऑक्सीजन का एक होता है। एक यौगिक शुद्ध और समांग पदार्थ में होता है। एक यौगिक समांग का मतलब आप जान गए होंगे। समांग का मतलब होता है कि एक जैसे पदार्थ ही आपस में, एक जैसे तत्व आपस में मिलते हैं। इससे गैस है तो गैस ही मिलेगी, ठोस ठोस है तो ठोस ही मिल रहा है, द्रव द्रव, तो उसको कहते हैं समांग। तो यौगिकों के जो गुणधर्म हैं सदैव अपने अवयव तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होता है। जो यौगिक बन जाता है ना, उसमें जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं उनसे भिन्न गुण आ जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जल एक द्रव है और इसके अवयवी तत्व क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन का दहन जब करते हैं तो पॉपिंग साउंड होता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, जबकि जल क्या कर देता है, आग को बुझा देता है। यानी इनके सारे के सारे क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि यौगिकों के गुणधर्म सदैव अपने अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। यौगिकों के गुणधर्म सदैव अपने अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया हमने जल, जल में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के लिक्विड ग्रो करती है। मेरा मतलब हो गया ना,
भाई वो तो दोनों गैस स्थिति क्या हो गया है, ये लिक्विड हो गया। एक और बात, हाइड्रोजन पॉपिंग साउंड के साथ चलती है, फटफटी ध्वनि के साथ। और ऑक्सीजन जलने में सहायक है। ऑक्सीजन जलने में सहायक है, परंतु इनके मिलने से बनने वाला जल आग को बुझा देता है। क्या कर देता है भाई, आग को बुझा देता है। तो भिन्न गुण भाग नहीं हुआ, अलग अलग बिल्कुल ही गुण हो गया, है ना। किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जाएं या तो क्या होती हैं, अवशोषित होती हैं या फिर वो उत्पन्न होती हैं। तो यौगिक के निर्माण, किसी यौगिक के निर्माण में ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या फिर उत्पन्न होती है। किसी यौगिक के निर्माण में ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जाओं का अवशोषण या यौगिक। एक और बात, जैसे आप लिख लो कि तत्वों के परमाणु रासायनिक बंध स्थापित करके यौगिक का अणु बनाते हैं। तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो रासायनिक आबंध बनता है। रासायनिक आबंध को स्थापित करके यौगिक के अणु बना देते हैं और इन बंधनों की जो व्याख्या है परमाणु संरचना के आधार पर की जाती है। इन बंधनों में तत्वों की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसलिए इनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या तात्पर्य निकला आपका? आपका तात्पर्य ये निकल कर आ गया कि यौगिक को वैद्युत अपघट्य या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अवयवी सरल पदार्थों में विघटित भी किया जा सकता है। इसके गुणधर्म अणु के कारण होते हैं तथा ये अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इस कारण से ऐसा होता है। तो क्या लिखेंगे कि तत्वों के परमाणु रासायनिक बंध स्थापित करके तत्वों के जो परमाणु हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक बंध स्थापित करके यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। यौगिकों के अणु का हाँ भैया आगे देखिए। कहने का तात्पर्य है कि जो बंध बनते हैं इसमें और बंध
कि जो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भाग लेने वाले, इनको संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ यौगिक के निर्माण के समय में बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये यौगिक की विशेषता हो गई है। आप इसे या तो लिख लें या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं, देखो स्क्रीनशॉट के द्वारा, कि यौगिक में अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित होता है। एक यौगिक शुद्ध और समान पदार्थ है। यौगिकों के गुणधर्म सभी अपने अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उदाहरण अपन ले लिए जल का, कि जल में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मिलकर के क्या कर रहे हैं कि यहाँ द्रव पानी बनते हैं। हाइड्रोजन फटफट ध्वनि के साथ जलता है, जबकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, परंतु इनके मिलने से बनने वाला जल आपको बुझा देता है। यानी दोनों के क्या होते जा रहे हैं, भिन्न गुणधर्म। किसी यौगिक के निर्माण में ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जाओं का या अवशोषण होता है या फिर निष्कासन होता है। तत्वों के परमाणु रासायनिक प्रतिस्थापित करके यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं, और यौगिकों के निर्माण के समय बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पर दोनों की परिभाषाओं में तत्व की और यौगिक की लिख करके उन दोनों में क्या कर सकते हो, डिफरेंस भी कर सकते हो। देखिए जैसे तत्व तथा यौगिक में क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से, ये मैं परिभाषा में भी लिखवा चुका हूँ कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के और यौगिक का निर्माण करते हैं। कुछ तत्व परमाणु के रूप में जबकि कुछ अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, और यौगिक अणुओं के रूप में ही पाए जाते हैं, न कि परमाणु के रूप में। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे नमक है, नमक में सोडियम और क्लोरीन दोनों मिल जाते हैं, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। उसी प्रकार तरल के गुणधर्म उनके परमाणु के कारण ही होते हैं। यौगिक के गुणधर्म अणु के कारण होते हैं, तथा ये अवयवी तत्वों के गुणधर्मों से सर्वथा कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अगर इनकी विधियों के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तत्व को जानते हैं, तत्व विभाजित नहीं होता है। नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में क्या कर सकते हैं, हम बदल जरूर सकते हैं। यौगिकों को वैद्युत अपघटन या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अवयवी तरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। अब आपको मैं मिश्रण क्या है इसके बारे में लिखवा देता हूँ, फिर मिश्रण के प्रकार के बारे में लिखवा दूंगा। अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इसे मैं मिटा देता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में बताता हूँ। नया हमारा पॉइंट शुरू हुआ है, अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण।
देखिए सबसे पहले तो मैं आपको, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। कि जब मिश्रण की परिभाषा लिख लो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित, जब दो या दो से अधिक पदार्थों किसमें अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला लो तो बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा? मिश्रण। जैसे चीनी था, नमक का घोल, चीनी और पानी मिला दे तो यदि पदार्थ को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाला नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाला नया पदार्थ है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लें नमक व पानी का विलयन, या कह लीजिए चीनी व पानी का विलयन। नमक और चीनी का विलयन या चीनी और पानी का विलयन, या फिर आप यूँ कह लीजिए पत्थर और रेत का मिश्रण आदि, ये क्या है? सब ये एक मिश्रण है। पत्थर तथा रेत का मिश्रण, ये सब किसके उदाहरण आ गए? मिश्रण के उदाहरण हैं। अब मैं आपको मिश्रण के उदाहरणों में, जैसे कोषों का मिश्रण आपस में ले लें हम, और गैसों का ले लें, ठोस द्रव का मिश्रण ले लें, मिश्रण के उदाहरण में देते हैं अपन। यूँ भी कह सकते हैं कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर के बना होता है, अर्थात मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर के बना होता है। मिश्रण के एग्जाम्पल में आप ले लेंगे ठोसों का मिश्रण, ठोसों का मिश्रण। ठोसों का मिश्रण से तात्पर्य क्या है? जैसे सीमेंट, बारूद, पीतल, ये सब मिश्रण है। सीमेंट, पीतल, बारूद। उसी प्रकार से अगर आप लेना चाहो तो ठोस द्रव मिश्रण ले लो, ठोस द्रव का, ठोस द्रव के मिश्रण में ले लो आप क्या कह लो? जैसे चीनी का विलयन है, नमक का विलयन है, चीनी और दूध का मिश्रण है, समुद्र का जल है, शरबत है, फलों का रस, ये सब क्या है? ठोस द्रव का मिश्रण। फलों का रस, समुद्र का जल है, और क्या नाम से शरबत है, और चीनी और दूध का मिश्रण है। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब मिश्रण, ठोस द्रव मिश्रण के उदाहरण हैं। अब मैं आज आपको इतना ही बता करके और क्लास का समापन कर रहा हूँ। कल मैं आपको
द्रव और द्रव का मिश्रण बताऊंगा, द्रव गैस का मिश्रण बताऊंगा, गैस गैस का मिश्रण बताऊंगा, और ठोस गैस का मिश्रण बताऊंगा, गैस ठोस द्रव मिश्रण तीनों बताऊंगा, वायु आदि का बताऊंगा, इस्पात और मिश्रण के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठे अपनी क्लास को अटेंड करते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।